गुड इवनिंग चिल्ड्रन। ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं अमजद सर फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए, जैसे कि हम लोगों का क्लास 11th वाला जो है चल रहा है चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। और उस थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमने अभी तक देखा है कि भाई हीट क्या होता है, वर्क, प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट के बाद अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे तो उसमें नया टॉपिक जो आपके सामने रखा आज का होगा, उस टॉपिक का नाम होगा इंटरनल एनर्जी। इसी को दूसरे शब्द में इंट्रिंसिक एनर्जी भी कहते हैं, है ना। इंटरनल एनर्जी या इंट्रिंसिक एनर्जी। तो भाई इंटरनल एनर्जी क्या होता है इसके बारे में आई थिंक कि सारे बच्चे जानते हैं। इंटरनल का मतलब हो गया अंतः, अंदर की बात, है ना। तो अंदर में क्या बात भाई, कोई भी मटेरियल बना हुआ है तो उसमें एटम्स है, एटम्स एसोसिएट किया होगा तो मॉलिक्यूल्स बना दिया होगा। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, एटम्स में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो और जो मॉलिक्यूल्स है अपने पोजीशन पर, जो जिस पोजीशन पर वो फिक्स रहता है ना, वो वाइब्रेट करते रहता है अपने मीन पोजीशन के अराउंड, करता है कि नहीं करता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इंटरनल एनर्जी को हम एक रूप में से कह सकते हैं किसी भी सिस्टम का या किसी भी सब्सटेंस का जो उसमें उसके मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की वजह से या उसके एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स है उसमें जो न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है उसकी वजह से, उसमें रोटेशन की वजह से, उसके जो मॉलिक्यूल्स रोटेट कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो रोटेट कर रहे होंगे उसकी वजह से। क्लियर हो रही है ना, है ना। उसके बाद क्या हो सकता है भाई, रोटेशनल मोशन हो सकता है, उसका वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है, उसका न्यूक्लियर एनर्जी जो है सो उसकी बात हो सकती है ना। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की बात हो सकती है और मॉलिक्यूल्स की खुद की अपनी एनर्जी जो है उसकी बात हो सकती है। तो सबका समेशन जब करेंगे तो वो टोटल समेशन करने पर जो आउटपुट एनर्जी आएगा उसी एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहेंगे। जैसे मैं, आप सभी, सबका अपना इंडिविजुअल एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि जितना वर्क हम कर लेंगे उतना वर्क सामने वाला भी कर लेगा, या जितना वर्क सामने वाला कर लेगा उतना वर्क हम भी कर लें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोगों को देखिएगा भर दिन आराम से पूरा मेहनत वाले काम करते हैं भाई, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड करेगा सबके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन पर कि भाई किसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन कैसा है, मतलब किसका सेल्स मसल्स स्ट्रांग है। क्लियर है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। वो उतना से उतना ज़्यादा से ज़्यादा वो वर्क कर सकता है। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में एक छोटी सी कॉन्सेप्ट मैंने बताई, तो समझ जाना है किसी भी मटेरियल का जो एटम्स है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसके जो वाइब्रेशनल होंगे, रोटेशनल होंगे, इलेक्ट्रॉनिक होंगे, इन सारे एनर्जी का, न्यूक्लियर एनर्जी का, इन सब का जो समेशन करेंगे ना, तो वही क्या कहलाएगा, उसके लिए इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। इसी का दूसरा नाम भी होता है इंट्रिंसिक एनर्जी भी होता है। आज उसी की टॉपिक को आज हम लोग देखने वाले बच्चों, क्लास 11th में थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मैंने इसको लिया है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब कि किसी भी अमाउंट के एक फिक्स्ड, जैसे मान लीजिए फिक्स अमाउंट क्यों कहे, समझ जाइए। मैं अकेला हूं और मेरे ही तरह का अगर 4 आदमी होगा तो ज्यादा काम होगा, मैं अकेला रहूंगा तो कम काम करूंगा। तो हम इंटरनल एनर्जी किसी भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस का निकालते हैं। ठीक है, हर एक सब्सटेंस का अगर मान लीजिए हम एक ढेला चूना कर लें और इतना ढेला चूना कर ले लें तो दोनों में एनर्जी अलग अलग होगा। एक ढेला चूना का एनर्जी उतना मतलब कम होगा और ज़्यादा ढेला अगर चूना का रहेगा तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि कोई काम आपको हमने समूह में करते हैं तो उस काम को आराम से तुरंत किया जा सकता है, उसमें ज़्यादा एनर्जी है तो ज़्यादा एनर्जी से तुरंत काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए अकेले कोई काम को करेगा तो उसका एनर्जी तो भाई कम है ना, तो काम को करने में ज़्यादा समय लगेगा, है कि नहीं है। उसी तरह से इसलिए मैंने कहा द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस होगा उसका जो अमाउंट ऑफ मतलब कि अमाउंट रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा। अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस इज रेफर्ड एज द इंटरनल या इंट्रिंसिक एनर्जी ऑफ दैट सब्सटेंस, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस के एक फिक्स्ड अमाउंट का जो टोटल एनर्जी होगा उसको, उस सब्सटेंस का हम लोग इंटरनल एनर्जी कहेंगे, एक छोटी सी भाषा में। और इंटरनल एनर्जी को मैंने देखिए यहाँ पर इंट्रिंसिक या इंटरनल एनर्जी को मैंने रिप्रेजेंट किससे किया है, यू से। किससे किया है? यू से। तो यू बराबर क्या लिखा है, यू टी प्लस यू जे प्लस यू भी प्लस यू एन प्लस यू टी प्लस यू, यही सब क्या है भाई, ये है। देखिए क्या है, जैसे यू टी लिखे तो ट्रांसलेशनल एनर्जी है, यू जे लिखे तो रोटेशनल एनर्जी है, यू भी लिखे वाइब्रेशनल एनर्जी है ना, यू एन लिखे मतलब न्यूक्लियर एनर्जी है, यू टी लिखे तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, यू एल ई लिखे तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है ना, यू एम लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर एनर्जी हो गई। सभी एनर्जी का समेशन, मतलब कोई भी सब्सटेंस तो पार्टिकल से बना हुआ रहता है ना तो उस पार्टिकल्स के अंदर क्या आ सकता है, तो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा। एटम्स में भी देखते होंगे कि भाई एनर्जी निकाले थे हम लोग, nth ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होता है,
निकाले थे नहीं निकाले थे? तो वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करता है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी उसमें डेवलप करता है ना, तो उसका एनर्जी हुआ। न्यूक्लियर फोर्स तो काम करता ही होगा। मान लीजिए मॉलिक्यूल्स है, एक एटम्स यहाँ है, दूसरा एटम्स दोनों हाँ, मतलब किसी भी एटम्स के विद इन भी न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। उन सभी के समेशन को जब करेंगे तो उसका एनर्जी जो कहलाएगा वही आपका इंट्रिंसिक या इंटरनल एनर्जी होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इंटरनल एनर्जी की मोटी भाषा में अगर एक शब्द समझेंगे तो किसी भी बॉडी का खुद का इंडिविजुअल जो भी एनर्जी है वो उसका इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। बातें समझ में आ गई? छोटी सी भाषा में। हाँ हाँ, खूब लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, रोटेशन को यूज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे देखिए क्या है उसके बाद है। अब चूंकि देखिए इंटरनल एनर्जी जब आप समझ गए हैं तो इंटरनल एनर्जी से संबंधित ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। द लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आई थिंक ये भाषा सारे बच्चे सुने हुए 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वहां यही कहा गया था कि एनर्जी का ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं एनर्जी को, ना ही उसे डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, सिर्फ उसके एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रेफर टू एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ क्या है? थर्मोडायनामिक्स है। बातें समझ में आ गई मोटा मोटी? चलिए अब क्या है दूसरा स्टेटमेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है। द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब समझेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम वह सिस्टम होता है जिस पर कि कोई एक्सटर्नल फोर्स या एफर्ट नहीं काम कर रहा हो, उसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। क्लियर है? मतलब मान लीजिए कि कोई चीज ये रखी हुई है, या जैसे मेरे हाथ में ये पेन, यहां पर मान लीजिए ये बोर्ड लगा हुआ है, अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा होगा तब ये सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, यू नो अबाउट दैट, किस पर ग्रेविटी वर्क कर रहा है। क्लियर है ना? तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। क्लियर है ना? बातें समझिए। द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्दो इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो एनर्जी होगा वो एकदम कांस्टेंट रहेगा, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आपको चेंज हो सकता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? अब देखिए नेक्स्ट क्या है। द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। मतलब पूरे यूनिवर्स का जो एनर्जी है वाकई में कांस्टेंट। थोड़ी सी भी एनर्जी में फ्लक्चुएशन आ जाएगी ना तो ये जो आपका गैलेक्सीज है, ये जो पूरा यूनिवर्स वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। एक पर्टिकुलर एनर्जी पर ही ये टिका हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट है, व्हेन एवर ए क्वांटिटी ऑफ सम फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर्स। मान लीजिए कि कभी कोई काम आप कर रहे हो, कुछ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी डिसअपियर्ड हो गया, एन एग्जैक्टली इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मस्ट बी प्रोड्यूस। उस समय में कोई दूसरा जो है उसी अमाउंट का, जितना डिसअपियर हुआ उतना अमाउंट का दूसरा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको समझिए इसे। जैसे बाइक चलाते हैं, बाइक में आप 1 लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल किए हैं, तो आपको बाइक चलाना मतलब कि आपका रनिंग में जो बाइक आता है, क्या 1 लीटर पेट्रोल पूरा का पूरा रनिंग में खर्च होता है? जी नहीं। उसका कुछ पार्ट जो है उसके मशीनरी सिस्टम को भी चलाने में खर्च होता है कि नहीं होता है? अरे पिस्टन अप एंड डाउन करेगा, सारा चीज सिस्टम चलेगा तो उसको चाहिए ना एनर्जी, उसमें भी खर्च होता है। मान लीजिए अगर 1 लीटर बाइक है तो हो सकता है कि 60 मतलब कि 90 ml 900 मिलीलीटर जो है, 900 मिलीलीटर मान लीजिए 900 मिलीलीटर पेट्रोल से आप रनिंग कर रहे हो, लेकिन उसका कम से कम 10 मिलीलीटर काम तो का एनर्जी कहाँ खपत हो जाएगा? किसमें खपत हो जाएगा आपको? उसके मशीनरी सिस्टम को चलाने में। तो अब देखिए वहां पर क्या होता है, तो एक सम अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसअपियर्ड हो गया, तो वो जो डिसअपियर्ड हुआ वो अपियर किसके फॉर्म में होता है? रनिंग के फॉर्म में हो जाता है कि नहीं हो जाता है? इस तरह से कहा गया कि अगर मान लीजिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसअपियर भी हुआ तो किसी न किसी दूसरे फॉर्म में जरूर अपियर हुआ होगा। दैट मीन्स एनर्जी कंजर्व है, ये खत्म कभी भी नहीं होता है। जैसे अभी हम जितनी भी बातें बोल रहे हैं, साउंड है ना, साउंड एनर्जी है ना, हम जितनी भी शब्द का इस्तेमाल अभी तक आपको किए हैं, अभी तक जो बोलते जा रहे हैं ये शब्द हमारे खत्म नहीं हो रहे, क्योंकि एक एनर्जी है, कभी खत्म नहीं होगी। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। अगर मान लीजिए ये सारे पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ दिए हैं, कुछ पॉइंट्स आपसे मिस अगर हो जाए तो कुछ नहीं करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो स्टेटमेंट है उसको लिख दीजिए, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बातें समझ में आ रही है ना? यही आपके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होगा, जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्योंकि इसको इंटरनल एनर्जी से रिलेट करेंगे हम लोग, हम सिस्टम और सराउंडिंग्स की बात करेंगे, इसीलिए थोड़ी सी बात मैंने इसको इलेबोरेट किया कि पूरे यूनिवर्स का जो एनर्जी होता है वो आपको कांस्टेंट रहता है। क्लियर है ना? समझ रहे हैं ना? थोड़ा ध्यान देना है। अब समझ में आ गई बातें? अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट इस पर चलेंगे हम लोग, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। 5th पॉइंट है, फॉर अ सिस्टम
इन कांटेक्ट विथ इट्स सराउंडिंग्स, अगर मान लीजिए कोई सिस्टम किसी सराउंडिंग्स के कांटेक्ट में, जैसे हमारी बॉडी है ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, क्लियर है ना। तो हम समझ कीजिए कि मेरे बॉडी पर ऑब्जर्वेशन अगर हो तो मैं एक सिस्टम हो गया, और जो भी सराउंडिंग जो भी चीज़ें मेरे चारों तरफ है वो क्या हो गया, सराउंडिंग्स हो गया, क्लियर है। जैसे मान लीजिए ये बोतल है, तो ये बोतल जो है कंटेनर है, इसमें पानी रखा हुआ है, देखेंगे थोड़ा सा पानी है, इसमें पानी है, तो ये पानी आपके सिस्टम्स हो गए। और जो भी चीज़ें जो भी चीज़ें यहाँ रखी हुई है, ये बेंच डेस्क जो भी बच्चे बैठे सभी इसके लिए किसका काम करेंगे, सराउंडिंग्स का काम करेंगे, क्लियर है ना। अब देखिए क्या क्या कर रहा है, फॉर अ सिस्टम इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स सराउंडिंग्स द सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स एट ए पर्टिकुलर मोमेंट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पर जो होगा उस सिस्टम का और पूरे सराउंडिंग्स का जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, आपको कांस्टेंट होगा, क्लियर है ना। हो सकता है कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमसे डिसअपियर करता हो, तो सराउंडिंग कहाँ जाएगा। मान लीजिए कि अभी जैसे कि विंटर का सीजन है, तो बाहर का तो टेम्परेचर अभी कम है, तो हमारे बॉडी से हीट तो ट्रांसफर करेगा। हमें ठंड क्यों लगती है, क्योंकि हमारे बॉडी से हीट ट्रांसफर करता है, कहाँ चला जाता है, सराउंडिंग्स में जाता है। तो भाई अगर मान लीजिए कि टोटल सिस्टम एंड सराउंडिंग का एनर्जी मान लीजिए कि 100 का हो, जिसमें मेरा 60 है और सराउंडिंग का 40 है, तो मेरे में से 20 जाएगा तो कहाँ जाएगा, उसी में जाएगा ना। फिर मैं 40 हो जाऊंगा तो वो 60 होगा, समेशन करेंगे तो कितना आएगा, 100 ही आएगा ना। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग्स का जो टोटल समेशन करेंगे एनर्जी का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्लियर है। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ भी पकड़ो, ऐसे छू चलो या ऐसे चलो, सीधे चलो, आपको जितना इसमें तकलीफ हुआ था उतना ही तकलीफ इसमें भी होना चाहिए। एक्चुअली हम लोगों को इसमें ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, इसमें कम तकलीफ हो रहा है ना। तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम नहीं करेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना। लेकिन यहाँ देखना है, इसकी बात जो कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी सिस्टम, अगर कोई भी सिस्टम सराउंडिंग के कांटेक्ट में है, तो सिस्टम का और सराउंडिंग का जो एनर्जी का समेशन होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें किसी तरह कोई चेंज नहीं आएगा। अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताएंगे वो हम बताएंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होगा वो किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में, ठीक है। तो टॉपिक हो जाएगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ तब हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये टॉपिक बना लीजिए। अब बहुत अच्छे से समझिए इसको, थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये एक कंटेनर ले रहे हैं और इस कंटेनर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, तो पिस्टन यहां लगा देते हैं ताकि कंटेनर मेरा क्लोज हो जाए। क्या हो जाए, एकदम पूरा का पूरा क्लोज हो जाए, ठीक है ना। चलिए अभी जो है इसमें मान लीजिए कि कुछ मटेरियल, कोई सब्सटेंस रखा हुआ, मान लीजिए कि कोई गैसियस सब्सटेंस ही रखा गया है, ठीक है, ध्यान समझिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी जो है इसका जो इंटरनल एनर्जी है, स्टार्टिंग वाला फेज है इंटरनल एनर्जी, इसका जो इंटरनल एनर्जी है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एनर्जी, इसका इंटरनल एनर्जी हम लोग मान लेते हैं कि यू आई है। कितना है, यू आई है, ठीक है। कहीं कहीं पर इंटरनल एनर्जी को ई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, यू आई है। अब क्या करते हैं, इस सिस्टम में हम बाहर से थोड़ा सा हीट सप्लाई करेंगे। मान लीजिए क्यू, ये स्टार्टिंग वाला है, अभी कोई फंक्शन नहीं कर रहा है। बाहर से क्या किए, सिस्टम के अंदर बाहर से हम लोग क्यू जूल का हीट सप्लाई किए। तो भाई इसका पहला एनर्जी यू आई था, क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किए हैं, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो और बढ़ा ना इसका, यू आई तो मेरा है। मान लीजिए अभी मैं खाना ना, सपोज करो कि मैं रात में खाना नहीं खाया, सवेरे भी नहीं खाया, तो मेरी एनर्जी तो है। अब मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरी एनर्जी और बढ़ेगी घटेगी, बढ़ जाएगी ना, खाना खाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। तो चलिए खाना खिला दिए इसको, क्यू जूल का खाना खिलाए, इसकी एनर्जी तो बढ़ेगी। अभी इसकी इंटरनल एनर्जी तो अब यू आई तो नहीं रहेगी, चेंज होगी ना। जैसे ही बाहर से हीट सप्लाई करेंगे, क्योंकि गैस है तो गैस में एक्सपेंशन होता है, तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, ऊपर उठ जाएगा, तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा कि नहीं होगा, वर्क डन होगा। दैट मीन्स आपका जो पिस्टन है इसका अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये पिस्टन अब यही नहीं रहेगा, थोड़ा सा पिस्टन अपग्रेडेड होगा, ऊपर की ओर उठेगा।
देखिए पिस्टन थोड़ा ऊपर उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? ये देखिए पिस्टन ऊपर की ओर उठा उठा। अब कुछ ना कुछ तो पिस्टन, देखिए पिस्टन का पहला लेयर ऐसे था, पहला सतह यहां तक था ना, इतना सतह उठा। इसका मतलब है कि इसमें एक्सपेंशन भी हुआ, सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ? एक्सपेंशन हुआ तो सिस्टम कुछ ना कुछ काम किया ना जी, किया कि नहीं किया? अब बाहर से हीट सप्लाई की तो सिस्टम काम किया कि नहीं किया? तो वर्क डन मान लेते हैं यहाँ पर कितना हो गया, इसका जो वर्क डन हुआ काम भी कर गया, ये मान लेते हैं W है। अब इसका इंटरनल एनर्जी तो भाई चेंज हो रहा है। अब जो इंटरनल एनर्जी अभी का होगा, इंटरनल एनर्जी अभी वाला जो इंटरनल एनर्जी होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, UF कहेंगे, मतलब ये फाइनल हो गया। इसमें दो बातें आ गई। पहले वाला जो था वो तो समाया हुआ है, ये है हीट सप्लाई किए वो जोड़ दो और वर्क भी किए वो जोड़ दो, सबको जोड़ दिए ना, ये इसका फाइनल इंटरनल एनर्जी हो गया। मतलब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो स्टार्टिंग वाला था, क्या वही बाद वाला हुआ? नहीं हुआ, चेंज हुआ कि नहीं हुआ? दोनों में चेंज है। ये सिर्फ UI है, ये कितना हो गया, UF बराबर UI प्लस Q प्लस W हो गया। बातें समझ में आ गई नहीं आ गई? कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान समझना है। हाँ ये सब गैसियस सिस्टम है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये समझ में आ गई बातें यहाँ तक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए क्या होगा, थोड़ा सा आगे बढ़े। अब अगर हम लोग निकालेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज, क्या निकालेंगे? इंटरनल एनर्जी चेंज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इंटरनल एनर्जी चेंज निकालेंगे। तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज, अगर ये निकालेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज, ये इक्वल टू करेंगे तो भाई फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या है, UF है, माइनस क्या करना पड़ेगा, UI करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो UF जो है इसका वैल्यू मैंने क्या कहा था, ये बराबर था UI प्लस Q, अब प्लस क्या था आपको, W था, अब माइनस कितना हो गया, UI हो गया, है ना। ये इंटरनल एनर्जी चेंज है, तो चेंज को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। इंटरनल एनर्जी का सिंबल क्या होता है, U, तो डेल्टा U मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया, सिंबल हो गया उसका, क्लियर है। इंटरनल एनर्जी चेंज का सिंबल क्या हो गया, डेल्टा U हो गया। अब देखिए तो UI और ये UI कट जाएगा, बचा क्या आपका, Q प्लस W। मतलब जो भी परिवर्तन हुआ वो Q प्लस किसके रूप में चेंज हुआ, अपियर हुआ आपको, W के रूप में। तो यहां जो Q है और W है, Q क्या है, यहां पर हीट है ना। तो अब देखिए Q जो है, Q हो सकता है कि हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम होगा, एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ये हो सकता है। हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम हो सकता है, या तो इवॉल्व करेगा एब्जॉर्ब करेगा, मैंने बाहर सप्लाई किया था, एब्जॉर्ब किया था, ठीक है। अगर हीट इवॉल्व होगा, इसका साइन कन्वेंशन में नेगेटिव वैल्यू इस्तेमाल कीजिए, क्या इस्तेमाल करेंगे? अगर हीट एब्जॉर्ब होगा तो इसको पॉजिटिव में रिप्रेजेंट कीजिएगा। बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब W जो है यहां पर देखिए W भी आ गया, ये जो W होगा ये हो गया वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, वर्क डन है ना, ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम, ऑन द या बाय द सिस्टम, क्या लिखेंगे, बाय द सिस्टम, ऑन द या बाय द सिस्टम। अगर ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो पॉजिटिव ले लीजिएगा क्योंकि आप सिस्टम पर काम कर रहे हैं। और वर्क डन बाय द सिस्टम अगर होगा तो नेगेटिव ले लीजिएगा, क्योंकि आप जब काम करते हैं ना तो आपकी ऊर्जा बढ़ती नहीं है, क्या होती है, घटती है, ठीक है। बाहर अगर आप हीट सप्लाई करते हैं ना, मान लीजिए अभी ठंडी का सीजन है, आपका बॉडी बाहर हीट सप्लाई कर रहा है, तो आपकी ऊर्जा क्या हो रही है, घट रही है। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये दिमाग में रखना है, क्लियर है। तो इसीलिए ये ध्यान से सोचने, ये समझने वाली बात है, तो लॉजिक है, सेंस की बात है, साइकोलॉजी की बात है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर हम किसी बच्चे पर पूरा मेहनत करेंगे तो उस बच्चे की IQ डेवलप करेगी, ठीक है। उस बच्चे को अगर अच्छा बैकअप सपोर्ट मिलेगा तो बच्चा बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाएगा, उसका सब्जेक्ट और पकड़ बढ़िया हो जाएगा, है ना, क्लियर है ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो ध्यान देना है। उसी तरह से वर्क डन ऑन द सिस्टम में पॉजिटिव बात होता है, और बाय द सिस्टम में क्या होता है, नेगेटिव बात हो जाती है। मतलब कि अगर हम हम काम करते जा रहे हैं, सुबह से बोल 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 करते जा रहे हैं, बकर बकर करते जा रहे हैं, तो मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्लियर है। तो ये जब सवाल बनाएंगे इंटरनल एनर्जी चेंज निकालते समय, तो इस चीज़ का हम लोग ख्याल रखेंगे कि कब किसका क्या इस्तेमाल करें या ना करें। इस पर इससे संबंधित एक सवाल को भी हम लोग देखेंगे। लिख लिए, हो गया, चलिए फटाफट कीजिए इसको, हो गया सबका।
नहीं हुआ, लिखो जल्दी करो। ये इंटरनल एनर्जी में चेंज भी देख लिए, और ये सभी जो होते हैं ये सभी स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। मतलब ये किसी भी सिस्टम का जो स्टेट चेंज करेगा ना, तो वो कैसे चेंज किया उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उसके फाइनल किस पर डिपेंड किया, इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड किया ना। देखिए ये फाइनल है, ये क्या है, इनिशियल अमाउंट है, उस पर डिपेंड किया ना। ये जो आपको है इंटरनल एनर्जी चेंज, ये स्टेट फंक्शन है। क्लियर है, ये स्टेट फंक्शन है। क्लियर हो गया, चलिए आगे। अब देखिए क्या करना है। अब हम लोग को करना है एक से संबंधित एक क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। फाइंड द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ ए सिस्टम, फाइंड द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ ए सिस्टम, है ना, इफ 400 जूल, if 400 joule of heat is evolved by the system, है ना, 400 जूल, if 400 joule of heat is evolved by the system on doing a work of 1000 joule, on doing a work of 1000 joule on the system। समझ में आ रही बात है, क्लियर है ना। क्या करना भैया, यहां साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हुए चलेंगे। आराम से देखिए एक बार आप लोग फटाफट। यहां देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ ए सिस्टम, मतलब कि किसी भी सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो निकालना है। उस सिस्टम में क्या कर रहा है, इफ 400 जूल ऑफ हीट इज इवॉल्व बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम के द्वारा कितना अमाउंट ऑफ जूल हीट इवॉल्व किया जा रहा है, मतलब क्यू का वैल्यू, हीट इवॉल्व है ना तो माइनस में लेंगे 400। आपको क्वेश्चन में माइनस साइन नहीं देगा, आपको पकड़ना है, इवॉल्व है तो माइनस ले लेंगे, एब्जॉर्ब में पॉजिटिव लेते हैं। और क्या है, ऑन डूइंग ए वर्क ऑफ 1000 जूल ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, मतलब डब्ल्यू का वैल्यू लेंगे 1000 प्लस में। समझ में आया, समझ गए। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। याद कैसे करेंगे, आप जब काम करते हैं तो आप एक अपने आप को सिस्टम समझिए, आप काम कर रहे हैं, आपकी एनर्जी घट रही है। क्लियर है, बातें समझ में आ गई, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। 2-4 थाप मार दिए, एनर्जी आपकी बढ़ गई, मतलब जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर देते, होता है ना ऐसा, तो वही चीजें हो रही है। अब इसके लिए क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू निकालना है। अब आपके पास फॉर्मूला पता है, डेल्टा यू बराबर क्या लिखते हैं, Q प्लस डब्ल्यू लिखते हैं ना। तो चलिए Q का वैल्यू कितना लेंगे, -400 लेंगे ना, अब प्लस डब्ल्यू कितना लेंगे, प्लस 1000 लेंगे, प्लस साइन इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना करें। क्लियर है ना। अब जब उनको जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा यू बराबर जो लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, -400 जूल प्लस 1000 जूल हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, प्लस 600 जूल आ जाएगा आंसर। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब जो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ कितना का हुआ, 600 जूल का हुआ। क्लियर है, क्लियर है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना है। इसमें लॉजिकली सवाल ज़्यादा रहता है, वो क्या रहता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए, जो महत्वपूर्ण पॉइंट देखने वाली बात ये हो जाती है आपके पास, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है, बार बार एक शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं। इसीलिए मैंने सिस्टम को सोचा कि एक बार सिस्टम ही आपको बता दें, भाई ये सिस्टम होता क्या है। सिस्टम क्या है ना, आपके लिए सिस्टम क्या होगा, उसकी केमिस्ट्री की भाषा में सिस्टम किसको कहेंगे ये समझिए। ये सपोज कीजिए कि आपको हम प्रैक्टिकल लैब में ले गए और एक बॉटल में कुछ ना कुछ आपको दे दीजिए। मान लीजिए मैंने इथाइल अल्कोहल दे दिया, लेकिन आपको बताया नहीं कि भैया इसमें इथाइल अल्कोहल है। एक लिक्विड दिया, कहा कि आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन सा एसिड है या कौन सा अल्कोहल है। प्रैक्टिकल लैब में सपोज कीजिए आप गए, वहां दे दिया आपको। तो आपको जो मैंने एक बोतल लिक्विड दिया है, तो वो एक बोतल लिक्विड पर आप क्या करेंगे भाई, उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब उस पर ऑब्जर्वेशन लेंगे।
कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज का जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो आपके लिए सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाएगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये दिमाग में रखेंगे, वो आपके लिए क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। जैसे मान लीजिए इस बोतल में पानी भरा हुआ है, अब ये पानी जो है साफ है कि गंदा है, इसका जो है सो मतलब कि प्यूरिटी क्या है नहीं है, टीडीएस वैल्यू क्या है नहीं है, निकालना है आपको, सपोज कर लीजिए। तो ये पानी जो, ये बोतल तो कंटेनर है, इसके अंदर जो मटेरियल है वो क्या है? पानी है ना, लिक्विड है ना। तो ये लिक्विड आपके लिए जो, चूंकि इसका ऑब्जर्वेशन आप करने जा रहे हैं, इसका एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, इसके बारे में बताने जा रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? सिस्टम कहते हैं। एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज सिस्टम। बातें समझ में आ रहे हैं? एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स that is under investigation, that is taken under investigation, that is taken under investigation, that is taken under investigation is known as सिस्टम। क्या कहलाएगा ये आपके लिए? सिस्टम। अब कहेंगे भाई सराउंडिंग्स में क्या आएगा? तो सिस्टम को छोड़, जिसे मान लीजिए कि हम ऑब्जर्वेशन कर रहे थे इस पानी की बोतल का, तो पानी का, बोतल का नहीं, पानी का, तो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं उसके लिए क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। तो एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम को क्या कह देंगे हम लोग? सराउंडिंग्स कह देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरी बात कर रहे हैं, सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं। एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, एनीथिंग ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, एक्सेस सिस्टम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं भैया उसको? सराउंडिंग्स। मतलब पूरे ब्रह्मांड में है ना, जो सिस्टम को छोड़ करके जो बचा हुआ चीज जो भी रहेगा वो क्या कहलाएगा? उसका सराउंडिंग्स कहलाएगा। क्लियर है? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, एक ठो देखिए ध्यान से। ये चाय बहुत अच्छा चीज होता है ठंडी में, है ना। देखिए एक कप ले लिए और इस कप के अंदर क्या किया मैंने? यहां तक टी भर दिया। बातें समझ में आ रही है? चलिए चाय भरी हुई है। ये जो कप है ना, कप आपका सिर्फ कंटेनर का काम कर रहा है ना। अब देखिए चाय पर चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को भी। चाय पर भी चर्चा हो जाएगी, है कि नहीं? हो जाएगी ना। अभी ठंड का सीजन है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, ध्यान से देखना है। चाय बनाइए गरम गरम, कप में डाल करके छोड़ दीजिए। आई थिंक कि 1 से 2 मिनट, 1.5 मिनट लगभग वो ठंड हो जाएगा ना। समझना इस बात को। ऐसा क्यों हो भैया? क्योंकि जो सराउंडिंग है चाय का, मतलब चाय के चारों तरफ का जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए चाय के चारों तरफ क्या है भाई? एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर है ना यहाँ पर। ये सभी के सभी एटमॉस्फेयर हो गए, इसके सराउंडिंग्स में जो भी चीजें मटेरियल है ये सब एटमॉस्फेयर हो गया इसका। ठीक है, ये सब जो भी चीजें हैं। तो ये जो चाय रखी हुई है येलो कलर की, ये टी जो इसमें कप ऑफ टी में जो टी है, ये जो टी है ये हो गया आपके लिए सिस्टम। और बाद बाकी हम आप घर का जितना भी होगा, चकला, बेलना, रेफ्रिजरेटर है ना, सब क्या हो जाएगा आपके लिए? सराउंडिंग्स का काम करेगा। किसका काम करेगा? सराउंडिंग्स। बाहर का जो भी एटमॉस्फेयर है वो सभी क्या करेगा? सराउंडिंग्स का काम करेगा। थोड़ा समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कर बता रहे हैं आपको। इसको गौर से देखिए घर में एक बार। चाय बना करके गरम गरम पूरे फुल कप चाय कर दीजिए अगर हो सके तो, और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। 2 बातें आप ऑब्जर्व करेंगे। पहली, अभी के सीजन में एक तो चाय आपकी ठंडी होगी, हालांकि समर में भी होता है ऐसा, है ना। चाय बना के छोड़ दीजिए, कुछ ना कुछ देर बाद ठंडा होना ही है उसको, होना है कि नहीं होना है? बातें समझ में आ रही है? 2 चीज ऑब्जर्व करेंगे। एक तो चाय आपकी ठंडी हो जाएगी। दूसरी बात क्या होगी कि जिस लेयर तक आप चाय को भरे हुए थे, चाय आपकी इस लेयर तक थी, यहां देखिए, यहां तक आप देखेंगे कि वो लेयर थोड़ा डाउन होता है। ऐसा कभी ऑब्जर्व किए हैं? ध्यान से घर पर ऑब्जर्व कीजिएगा, लेयर थोड़ा सा डाउन होगा। वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई आप ही बताइए, जब चाय गर्म थी तो गर्म चाय को आपने रखा और उस चाय से वेपर भी ऑफ एंड निकल रहा है,
वेपर के रूप में जो है चाय का लिक्विड बाहर की ओर जा रहा है। लिक्विड अगर बाहर की ओर जा रहा है वेपर के रूप में तो उसका अमाउंट घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। दो चीज का लॉस हुआ, एक तो मास भी गया और दूसरा क्या चला गया? मास तो गया ही गया, उसका हीट भी चला गया, एनर्जी भी चला गया। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो दो तरह का लॉस होता है। इस सिस्टम को हम लोग जो है, ये जो अभी चाय में जो रखा हुआ है, बंद कप में है कि खुली कप में है? खुली कप में है। तो ये जो चाय रखा हुआ है जिससे कि आपको वेपर के रूप में आपको ये निकल रहा है बाहर की ओर, है ना, ये वेपर है, चाय का वेपर निकल रहा है ना, बंद खुली कप में, तो ये कहलाएगा ओपन सिस्टम। क्या कहलाएगा? वेरी गुड। अब इसी चाय को अगर हम किसी चीज से ढक दें तो क्या कहलाएगा? क्लोज सिस्टम। ठीक है, ध्यान समझना है, समझ रहे हैं ना? इसी को अगर थर्मस में रख देते हैं, हालांकि ऐसा यूनिवर्स में कोई थर्मस नहीं बना है जो 4-5 दिन तक आपके पानी को गर्म करके रख दे। ठीक है, एडियाबेटिक वाल उतना संभव नहीं होता, जिस तरह से आइडियल पीपल संभव नहीं है, आइडियल गैस संभव नहीं है, उसी तरह से आइडियल थर्मस अभी तक फ्लास्क नहीं बना है, क्योंकि आज गर्म किए 1 जनवरी को और 2027 की जनवरी में भी जाकर के पीजिएगा तो गर्मी दिखाई देगा, ऐसा टेस्ट गर्मी लगेगा, है ना? ये ध्यान से समझना है। इसका मतलब है कि सिस्टम दो तरह का होता होगा, एक क्या होता होगा? ओपन सिस्टम, दूसरा क्या होता होगा? क्लोज सिस्टम, और तीसरा को हम लोग नाम दे देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, जो थर्मस में जो रखने वाली बात होती है। ओपन सिस्टम में आपने दो बातें देखी कि मास का भी लॉस हुआ और हीट का भी लॉस हुआ कि नहीं हुआ? बातें समझ में आ रही है ना? थोड़ा ध्यान देना है इस पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। टाइप्स ऑफ सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझना है इस बात को। इसमें पहला जो हो जाएगा ये हो जाएगा ओपन सिस्टम। पहला ओपन सिस्टम को डील करते थे, तब क्लोज सिस्टम पर चलेंगे। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो कि मास और हीट दोनों का जो है एक्सचेंज होता होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, है ना? मास का भी और हीट का भी, है ना? ओपन सिस्टम में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मास एंड क्या होता है आपको? हीट। दोनों का एक्सचेंज होता है। हीट मतलब हीट या तो लॉस होगा, हीट क्या होगा? गेन होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आप हर एक घर में आजकल वाटर टैंक आ गया है जहाँ पर पानी हम लोग स्टोर करके रखते हैं। समर सीजन में देखिएगा, अगर सवेरे आप स्नान नहीं करते हैं, 12-1 बजे कीजिए तो पानी गर्म लगता है आपको, होता है ना ऐसा? क्या किया भाई? पूरा का पूरा हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद पानी क्या हो गया? गर्म हो गया। मतलब सराउंडिंग से हीट कहाँ चला गया? सिस्टम में। और अभी क्या होता है? अभी पानी ठंडा लगता होगा, मतलब सिस्टम से कहाँ चला गया? हीट। सराउंडिंग में पानी ठंडा लगता है। क्लियर है ना? जब पानी निकलता है ताज़ा ताज़ा नल से, देखिए गर्म रहता है, हल्का नॉर्मल रहता है, नॉर्मल पानी उसको नॉर्मल वाटर रहता है, और जैसे उसको छोड़ दीजिए वो ठंड हो जाती है। हद होती है कि नहीं होती है? तो एक्सचेंज होता है इसका। क्या होता है? एक्सचेंज होता है। अब इसमें देखिए क्या क्या बातें हो सकती है। सबसे पहली बात जो होगी, इसके लिए मैंने कहा कि हीट क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ हीट होगा। मतलब क्या है कि हीट जो है ये एक्सचेंज होगा। कहने का मतलब हीट बराबर कभी भी जीरो नहीं होगा। हीट या तो जाएगा या आएगा। बातें समझ में आ रही नहीं है? Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। इसमें Q है जीरो के बराबर नहीं होगा। तो क्या हो सकता है? या तो Q, या तो हीट वो एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव होगा, या हीट क्या करेगा? आपको इवॉल्व करेगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। दो बातें हो सकती है। बातें समझ में आ रही है? दूसरी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं देखिए इसमें कहीं पर मैंने वर्क की चर्चा नहीं की है। की है क्या? नहीं की है। मतलब इसमें जो वर्क होगा ना वो भी आपको जीरो के बराबर नहीं होगा। ये वर्क जो है ये जीरो के बराबर नहीं होगा। क्लियर है? समझ रहे हैं? इसको ध्यान से देखिए। वर्क भी आपको जीरो के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। या तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो या वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये दो चीज़ें हो सकती है। मतलब डब्लू जो है आपके या तो पॉजिटिव होंगे या डब्लू आपके क्या होंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है ना? ये दो चीज़ें हो सकती है। समझ रहे हैं? प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब अगर नेक्स्ट देखेंगे, इंटरनल एनर्जी चेंज की बात करेंगे, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू बराबर क्या लिखते हैं? Q प्लस डब्लू। तो जब ये जीरो नहीं है, डब्लू भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब डेल्टा यू भी जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, ध्यान समझना है। मतलब क्या कि Q भी आपको सिंस क्या है? Q बराबर नॉट जीरो और डब्लू बराबर नॉट जीरो, इसका मतलब है कि डेल्टा यू बराबर भी नॉट जीरो। तो तब हम लोग देख सकते हैं ओपन सिस्टम में
ये पूरा का पूरा जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कंप्लीटली यहाँ पर जो है सो देख रही ध्यान से। इसको मतलब कि अगर हम डेल्टा यू को क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, स्टेट फंक्शन, तो आपका जो Q प्लस डब्लू है ये भी कहलाएगा स्टेट फंक्शन, क्योंकि यही ना किसके बराबर है, डेल्टा यू के बराबर है ना, तो Q प्लस डब्लू को भी हम लोग कहेंगे स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, यह एक ऐसा चीज है जो कि किसी भी मटेरियल के इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। उस स्टेट को कैसे अचीव किया उस कंडीशन में डिपेंड ये नहीं करता है। क्लियर है ना। इसका सबसे अच्छा ओपन सिस्टम में क्या दिखा मैंने कि एक्सचेंज ऑफ जो है मास एंड हीट दोनों होगा भैया, समझ में आ रहे हैं ना, ये ध्यान समझना है, एक्सचेंज ऑफ मास और हीट दोनों होगा। क्लियर है, मतलब मास का भी होगा एक्सचेंज और हीट का भी एक्सचेंज होगा, इस बात को ख्याल से देखना है। क्लियर है। अब देखिए, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन छोटे से रिलेटेड इससे क्वेश्चन हम दे सकते हैं। उस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, देखिए कैसे पूछता है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, for a cup of tea which one of the following is correct। ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। which one of the following is correct, अरे कौन करेक्ट है। पहला ए में डेल्टा यू बराबर क्यू, बी में डेल्टा यू बराबर डब्लू, सी में डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्लू, डी में डेल्टा यू है ना इक्वल टू नॉट क्यू प्लस डब्लू। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। हाँ एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि क्या फॉर ए कप ऑफ टी, तो जनरली भाषा में है, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी आदमी कप में चाय पिएगा तो खुली कप ही होगा, बंद कप तो होगा नहीं। कैसा कप होगा, खुली कप होगा, है ना। चाय अगर हम रखें तो खुली कप में देंगे किसी को, क्या करेंगे, पैक कर देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो फिर क्या चाय दिए क्यों उसको पीने के लिए, ये लॉजिक की बात है। जबकि कुछ बच्चा कहता है सर कहीं कहीं देखते हैं कि बंद कप भी होता है, तो बंद कप नहीं होता है, वो बंद जग रहता है, मग रहता है। कप कभी भी जो है ना, कहीं मार्केट में जाइएगा तो कप आपको ओपन ही मिलता है। क्लोज्ड कप आज तक खरीदे हैं क्या, नहीं ना खरीदे हैं। एग्जैक्टली, दैट मीन्स आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस तरह से आज मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताई है, वो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में बताई है। कुछ चीजें और बताएंगे। अगर सिस्टम आपका क्या हो, एक और पॉइंट यहाँ पर हमको करना था, ये बहुत इंटरेस्टिंग था, एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर मान लीजिए ये जो ओपन सिस्टम में देख रहे हैं, अगर हम ओपन सिस्टम को क्या करें कि सिस्टम ओपन है लेकिन उसको हम आइसोथर्मली रखें। आइसोथर्मल में क्या होता है, हीट एक्सचेंज मतलब चेंज ना हो। अगर हीट चेंज ना हो तो इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो इंटरनल एनर्जी चेंज आपको बताया है, तो हीट लेने के बाद ही कुछ चेंजेज आए या हीट देने के बाद ही कुछ चेंजेज आते हैं। इसका अगर मेन फैक्टर दिया जाता है तो हीट एक्सचेंज ही होता है। क्लियर है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज का वैल्यू 0 के बराबर होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है। तो ये बात भी दिमाग में रखेंगे। तो एक पॉइंट आप लोग यहां लिख लेंगे, फॉर आइसोथर्मल सिस्टम, और आइसोथर्मल सिस्टम, है ना। आइसोथर्मल सिस्टम में मतलब क्या होगा कि ये जो Q है ना, ये कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है ये, अगर Q कांस्टेंट है तो T भी इसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। फॉर एन आइसोथर्मल सिस्टम, है ना, डेल्टा U जो है ये इक्वल टू 0, क्योंकि U रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या रहेगा, मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, ये कांस्टेंट है, इसलिए चेंज बराबर क्या होगा, 0 होगा। समझ रहे हैं ना। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज ही नहीं किया तो चेंज मतलब कोई जैसा पहले था वैसा बाद में भी है, रिमेन्स कांस्टेंट है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है। ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग फिर से देखेंगे, इसी से आगे चलेंगे, तो उसमें आपको बताएंगे इंटरनल एनर्जी का प्रेशर वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन होता है, इंथैल्पी चेंज क्या होता है, स्टेट फंक्शन स्टेट वेरिएबल्स में क्या अंतर होते हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।